चलो देखो इधर ना, चलो अनुनाद देख लो, टॉपिक क्या था हमारा। अनुनाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दो, रेजोनेंस, ठीक है ना। इसमें देखो होता क्या है, यहां जो लाइन लिखा है उसको समझना क्या लिखा है। जब किसी वस्तु के कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाता है, जैसे कि मान लो, अभी इसको पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे क्या उसमें बताया जा रहा है। कंपनों की जो आवृत्ति बराबर हो जाता है तो वह वस्तु अधिक आयाम से क्या करने लगती है, कंपन, अधिक आयाम से कंपन करने लगेगा। इसी को हम अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ लिखा है कि मार्च पास्ट करते समय सैनिक जब पुल पार करते हैं तो उन्हें कदम से, कदम है वो ना, क्या लिखा है आपका यहाँ, क्या आपका कदम से कदम मिलाकर चलने से रोका जाता है ताकि अनुनाद की स्थिति से बच सके। मतलब यहाँ पर जैसे कि मान लो ये पुल है और इसमें पूरा सैनिक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं बता दो, सैनिक। अब जो सैनिक चल रहे हैं इनके द्वारा भी कंपन उत्पन्न कर रहे हैं और यहाँ पास कुछ वस्तु है, तो इनके कंपन की वजह से पुल में भी कंपन उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो इसके कारण पुल जो है इसमें आयाम उत्पन्न होगा, क्या हो जाएगा, आयाम, मतलब कुछ गति पैदा हो जाता है जिसके कारण पुल हो सकता है कि टूट जाए, पुल क्या हो जाए, टूट जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि ये लाइन लिखा रहता है कि मार्च पास्ट करते समय कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह देते हैं क्या, तो नहीं देते हैं, ताकि कौन सी स्थिति पैदा मत हो, अनुनाद की स्थिति पैदा हो गई तो कुछ ना कुछ घटना आपको देखने मिल सकता है। समझ आ पा रहा है। जैसे एक लाइन देखो यहाँ लिखा है, तानसेन के गाना गाने से कांच टूट जाते थे क्योंकि उस दौरान अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाती थी। कौन सी स्थिति, अब गाना गा रहे हैं उसमें ध्वनि है तो ध्वनि में भी कंपन हो गया और कांच में भी कंपन हो गया और दोनों इक्वल हो गए, तो कांच गति करने लगेगा, कांच क्या लगेगा, आयाम उसमें आ जाएगा, तो कांच टूट जाते थे। ऐसा है, समझ आ पा रहा है। तो ये अनुनाद की वजह से ऐसा होता था, इसमें आपका बताया गया है। समझ आ पा रहे हैं, जल्दी बताओ। तो जो, जब दो कंपन करने वाली वस्तुओं का कंपन का मान बराबर हो जाता है, और समझ आ रहा है, तो वस्तु आयाम करने लगती है। वस्तु क्या होगा, अधिक आयाम से क्या करने लगेगी, गति, जिसके कारण कुछ घटनाएं आपको देखने मिलता है। समझ आ पा रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है कि जल्दी बताओ, हाँ है ना। अगर मार्च पास्ट अगर आराम से जा रहे तो पुल को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साथ कदम से कदम मिला देंगे तो कंपन उत्पन्न होगा और बस जो पुल है उसमें आयाम आ जाएगा, पुल में क्या आ जाएगा, आयाम, तो गति करना चालू कर देगा, टूट जाता है। आया कि नहीं समझ में। ये तानसेन वाला समझ में आ गया। तानसेन वाला क्वेश्चन अक्सर आता है कि तानसेन के गाना गाने से कांच टूट जाते थे, इसका कारण क्या है बता दो, अनुनाद की स्थिति। कौन सी स्थिति, अनुनाद की स्थिति आपको याद रखना है। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। आगे बढ़े, चलो। अनुनाद के बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, चलो डॉपलर प्रभाव क्या होता है उसको समझते हैं। चलो डॉपलर प्रभाव के अनुसार ये बताया गया है, जैसे कि यहाँ बस चित्र में देखना क्या लिखा है। चित्र में देखो ये बताया गया है, जैसे कि यहाँ पास ये कोई एम्बुलेंस जा रहा है या कुछ भी चीज जाता है, यहाँ पास आपका कोई दूर में व्यक्ति है और यहाँ पास क्या है बता दो, पास में। तो जो पास में व्यक्ति है और ये हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ी क्या बजा रहा है, हॉर्न, तो यहाँ पास क्या होगा, अधिक फ्रिक्वेंसी, मतलब आवृत्ति यहाँ पास ध्वनि का ज्यादा होगा, आवृत्ति क्या होगा, ज्यादा, एक सेकंड में ज्यादा बार क्या करेंगे, कंपन, हाँ है ना। यहां पर देखो दूर वाला व्यक्ति है तो देखो एक सेकंड में कंपन की संख्या दे दिया और ये भी एक सेकंड में कंपन की संख्या है। इसमें देखो आवृत्ति का मान क्या है, कम, इसमें आवृत्ति का मान क्या है, ज्यादा, लेकिन ध्वनि तो वही है, ध्वनि तो एक भाई, क्योंकि हॉर्न जो है एक ही गाड़ी बजा रहा है, लेकिन किसी ए पास में रहने वाले आदमी को उसकी आवृत्ति अधिक प्राप्त होता है और दूर में रहने वाले को क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो इसके इससे क्या होगा, तो इससे देखो क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि मान लो कि एकदम पास में है तो ध्वनि जो होगा इसको एकदम, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ध्वनि पतला सुनाई देगा, है ना, और आवृत्ति कम है तो ध्वनि मोटा सुनाई देगा। इसी प्रभाव को ये बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या बोलते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु गति करते हुए जा रहा है ना, और कोई ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ध्वनि जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें डॉपलर ने क्या बताया था, तो सिंपल क्या रखना है कि श्रोता अगर पास में है तो उसको एकदम तीक्ष्ण सुनाई देगा ध्वनि, और जो श्रोता अगर दूर में है तो उसको ध्वनि मोटा सुनाई देगा, है ना। जैसे यहां से एक क्वेश्चन आता है, देखो इस लाइन को पढ़ो पहले ध्यान से, क्या लिखा है,
जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच गति हो रही है, दोनों लोग चल ही रहे हैं, वो भी गति कर रहे हैं, आदमी लोग भी गति ही कर रहे हैं, ठीक है, गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देगा। रियल जो आवृत्ति है गतिशील के कारण थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बता दो, डॉपलर प्रभाव। क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। कि इसका जो रियल फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो कि दोनों स्थिर है, सब लोग स्थिर हैं और हॉर्न बजा रहे तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन गतिशील अवस्था में फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, आवृत्ति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पास वाले के लिए अलग आवृत्ति और दूर वाले के लिए अलग आवृत्ति, इसी को ही क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। ये बात समझ पाए, हाँ कि नहीं। चलो फिर आगे इसमें क्या लिखा देखो, जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच दूरी कम होता है, दूरी क्या होता है बता दो, कम। ये देख लो यहाँ पर दूरी कम है, तो दूरी जब कम होता है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाती है। ध्वनि की आवृत्ति क्या है, बढ़ गया। एक सेकंड में ज्यादा बार वो कंपन किया तो उसको बोलेंगे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ गया, जिससे ध्वनि पतली सुनाई देती है। एवं जैसे जैसे यह दूर जाते जाता है, जैसे क्या हो जाता है दूर, तो दूर का मान लो, तो ध्वनि क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, क्योंकि आवृत्ति क्या हो जाता है, कम। आया कि नहीं समझ में। तो डॉपलर प्रभाव क्लियर है सबका, क्या होता है। तो डॉपलर प्रभाव में देखो क्या बताया गया, जल्दी से सोचो। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी कम हो तो आवृत्ति बढ़ जाएगा, और दोनों के बीच दूरी ज्यादा हो तो आवृत्ति कम हो जाएगा, और दोनों गतिशील अवस्था में होने चाहिए। कौन सी अवस्था में, कि गतिशील अवस्था के लिए इसको मेन बताया गया है, हाँ है ना। अगर पास में है तो क्या देखने मिलेगा, जल्दी बताओ। पास में है तो आवृत्ति ज्यादा और ध्वनि पतली, और दूर में है तो आवृत्ति कम और ध्वनि मोटी। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में देखो क्या आता है, ध्यान देंगे। यहाँ एक लाइन लिखा है, किसी व्यक्ति के पास से ट्रेन हॉर्न बजाते हुए गुजरती है तो उसे हॉर्न कैसी सुनाई देगी, पतली, और जैसे से दूर जाते जाएगा तो मोटी ध्वनि सुनाते हैं। खुद ही देखोगे जब रेल गति करते रहता है तो पास से गुजरते एकदम पतला आवाज लगता है, और दूर में हॉर्न बजाएगा तो मोटा आवाज लगेगा। तो वही है एक प्रकार का, इसी को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या बोलते हैं, कि डॉपलर ने इस चीजों को बताया था, डॉपलर नामक जो वैज्ञानिक था वो इसे बताया। आया कि नहीं समझ में। कल लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, उसको याद रखना, है ना। आगे बढ़े, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना कि डॉपलर प्रभाव से एक तो देखो, क्योंकि तरंग में भी आपका आवृत्ति होता है, ध्वनि में भी आवृत्ति होता है, तो ये आवृत्ति के बारे में जो बताया था वो तरंगों के लिए भी काम किया। किसके लिए काम किया, जो भी अलग अलग रंगों के जो प्रकाश होते हैं उनके लिए भी ये काम करता है। ध्वनि के लिए तो काम किया, है ना। तरंगों के लिए देखो इसने क्या काम किया, थोड़ा समझना। डॉपलर प्रभाव से तारों की गति भी ज्ञात कर सकते हैं। तारों की क्या कर सकते हैं, गति, कि कौन पृथ्वी से, देखो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो आकाश गंगा है, वो लगातार फैल रहा है, लगातार क्या हो रहा है, स्थिर नहीं है, धीरे हमेशा उसका गतिमान हो रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तारा हमारे पास आ रहा है, कौन सा तारा दूर जा रहा है, तो उसको पहचानते हैं डॉपलर प्रभाव से। किससे पहचानते हैं, तारों की जो गति है उसको इसमें पता चल जाता है। कौन से प्रभाव से, तो डॉपलर प्रभाव से। और क्या चीज हम निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। तारों की गति भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं कौन से कलर का, लाल रंग का, लाल रंग का क्या सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य, पहले भी समझा चुका हूं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा एवं आवृत्ति सबसे कम। आवृत्ति सबसे क्या है, कम, और आवृत्ति कम होने से कोई वस्तु हमसे क्या हो रही है, दूर जा रही है। जैसे अभी आवृत्ति कम मतलब वो हमसे दूर हो रहा है, आवृत्ति ज्यादा है मतलब वो हमसे पास हो रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है। तो अगर कोई तारा लाल कलर का दिख रहा है तो हमसे बहुत दूर है वो, और दूर जा ही रहा है। ये बस समझ आ पा रहे हैं। तो ये डॉपलर प्रभाव से ही पता चलता है कि आवृत्ति यदि कम है तो हमसे दूर है, आवृत्ति ज्यादा है तो हमसे पास है, हमारे पास में है, हाँ है ना। तो इससे हम किसका भी ज्ञान चल जाता है, तारों की गति। और धीरे धीरे लाल कलर का होते जाएगा मतलब वो दूर जाते जा रहा है, और लाल कलर से दूसरा कलर में आते जाएगा, सफेद कलर तरफ, है ना। तो हमारे क्या हो रहा है, पास आ रहा है वो, इससे पता चल जाता है। आया बात समझ में, है ना। अगर हम देखें यहाँ पर, देखो अब कौन सा कलर का एक बात और करते हैं। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, कम, और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आवृत्ति अधिक होने से कोई भी वस्तु हमारे क्या है बता दो, पास में है। तो कोई वस्तु दूर है या पास है, ये हम पता करते हैं डॉपलर प्रभाव से। किसे निकालते हैं, अगर लाल कलर का है तो क्या समझोगे, वो हमसे क्या है,
दूर गति, दूर जा रहा है और धीरे धीरे रंग चेंज होके बैगनी रंग तरफ आ जाएगा, तो बैगनी रंग मतलब एकदम करीब हो जाएगा वो, बैगनी कलर मतलब एकदम पास, है ना। यहां तक समझ गए। तो फिर से देखो, डॉपलर ने बताया क्या था ध्वनि को लेके, कि अगर कोई मान गतिशील अवस्था का जो वैल्यू, हम पूरा इसमें डॉपलर प्रभाव में गतिशील वाले को अध्ययन करते हैं, स्थिर वाले का नहीं। तारों की गति मतलब वो गतिशील है। कोई गाड़ी गतिमान अवस्था में, स्थिर नहीं है, गतिमान अवस्था में है, पास में है तो अधिक आवृत्ति और दूर में है तो कम आवृत्ति, अगर हॉर्न बजाता है तो, है ना। पास में है तो ध्वनि क्या होगा, पतला, और दूर में है तो मोटा, गतिशील अवस्था में, है ना। यहां तक क्लियर सबका। फिर हम देखो आगे देखे, ध्यान देना, फिर पता चला कि इससे हम तारों की गति भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम। आवृत्ति कम है मतलब हमसे दूर हो रहा है ना। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा, मतलब वो हमारे करीब आ रहा है। तो अगर लाल रंग से दूसरा कलर चेंज होते जाएगा, मतलब लास्ट में बैगनी कलर ही बन सकता है, वो बैगनी कलर के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। समझ आ पा रहा है, हाँ ना, जल्दी बताइए। तो इस चीज को हमको समझना है। ये कौन सा प्रभाव था हमारा, डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव से ध्वनि के बारे में भी पता चला, तारों की गति भी पता चल गया। इसके अलावा देखो डॉपलर प्रभाव का यूज करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, डॉपलर रडार भी तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है, और डॉपलर जो रडार होता है, इससे हम देखो क्या पता करते हैं। तो जो डॉपलर रडार होता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जलयानों में, वायुयानों में, समुद्र या सागर में, जैसे चक्रवात, ये सब का यदि मेरे को पता लगाना है कि उसका पोजीशन क्या है, तो उसके लिए डॉपलर रडार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ये इस टाइप का दिखता है। ये आपका जो भी एयरपोर्ट वगैरह है, या जो आपके जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, उसके आइट साइड में इनको लगाया जाता है। और कौन सा जलयान, कौन सा वायुयान कहाँ पास है, कितना दूर है हमसे, वो इसी डॉपलर रडार से पता चलता है ना। तो डॉपलर रडार का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, समझ में आ गया। क्या बताओगे, जलयान, वायुयान, समुद्र और सागर में चक्रवात हमसे कितना दूर है, इससे पता चलता है। आया बात समझ में, है ना, जल्दी बताओ। तो बस इसको याद रखना, बाकी चित्र आपको दिख रहा है कि किस ढंग से ये देखते हैं अपन, है ना। क्लियर है सबका, है ना। चलो, जैसे कि यहाँ पर डॉपलर के बारे में पूछेगा, तीन चीज बताना है। पहले क्या बताओगे, ध्वनि के बारे में, दूसरा तारों की गति के बारे में, और तीसरा डॉपलर रडार का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसको याद रख लेना। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। बस इतना ही चीज डॉपलर से संबंधित जो क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। आगे बढ़े, है ना। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ध्वनि टॉपिक के अंदर, और वो रहता है, बता दो आपका मैक संख्या। क्या होता है बता दो। चलो, ये मैक संख्या क्या होता है उसको समझेंगे अपन, ठीक है। क्या समझते हैं, मैक संख्या किसे कहा जाता है और मैक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, मैक संख्या का जो उपयोग करते हैं, ये जो हमारा जो वायुयान जो होता है, वायुयान की गति मापने के लिए, वायुयान की क्या बता दो, गति मापने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं बता दो, मैक संख्या का उपयोग करते हैं। समझ आ पा रहा है, वायुयान की क्या बता दो, गति हमें पता करना है, ये गति अभी कितनी है, तो उसको हम जैसे मीटर पर सेकंड में ना बता के किसे बताते हैं, मैक संख्या, 1 मैक, 2 मैक, या 0.23 मैक, ऐसे करके कुछ लिखे रहता है। तो मैक संख्या कहाँ काम आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैक संख्या का उपयोग कहाँ की जाती है, तो वायुयान की गति मापने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ये लाइन तो सबको पता चल गया, मैक संख्या वायुयान की गति निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फिर आगे लिखा गया, देख लो, मैक संख्या की यार हमको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मैक संख्या बराबर होता है वस्तु की चाल बट्टे वायु में ध्वनि की चाल। सूत्र याद रखें सबको। मैक संख्या कैसे निकाला जाता है जल्दी बताओ, वस्तु की चाल बट्टे वायु में ध्वनि की चाल, और वायु में ध्वनि की चाल बताया था 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो नीचे तरफ फिक्स वैल्यू होगा, वस्तु की चाल बदल सकता है, जो भी आपके प्लेन वगैरह होंगे उसका चाल कम ज्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से मैक संख्या निकाल लेंगे। लेकिन हम बात करें यहां पास वायु में ध्वनि की चाल तो फिक्स है, कितना होता है। अभी जो मैं आपके पास बोल रहा हूं, तो मेरा ध्वनि कितने की स्पीड से आपके पास जा रहा है, 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जाएगा, क्योंकि वायु में ध्वनि की चाल इतना फिक्स होता है। यहां तक समझ आ पा रहा है। अब यहां पास ये बताया गया कि क्वेश्चन आता है कि 1 मैक बराबर कितना मीटर पर सेकेंड।
तो 1 मैक बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका स्पीड बताएंगे। 1 मैक मतलब कितना स्पीड से चल रहा है, 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, उसी को बोलते हैं 1 मैक। क्या बोलते हैं? 1 मैक। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ है ना? अभी आया कैसे उसको भी समझ सकते हैं, इसको समझना है कि ये 1 मैक कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझा दूं। देखो ध्यान से इधर, जैसे कि हमको बताना है यहाँ पास 1 मैक कैसे निकलेगा। तो मैं वस्तु की चाल को मान लेता हूँ 332, है ना, और वायु में ध्वनि की चाल भी 332 होता है। उस सूत्र मार रखो देखो, तो इससे हमको मैक संख्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बता दो? मैक। तो आपस में कटेगा और क्या मिलेगा? एक। तो एक मैक का मतलब क्या होता है? वस्तु कितने की स्पीड चल रहा है? 332 की स्पीड चल रहे हैं। आया बात समझ में? ये लाइन क्लियर है कि जल्दी बताओ, समझ आ पा रहा है? अगर वस्तु की चाल 332 होगा तभी वो 332 से नीचे कट पाएगा, और आपस में कट के क्या मिल जाएगा? एक। हाँ है ना? तो एक मैक का मतलब क्या होता है ये समझ गए सब लोग, कि कोई वस्तु कितना की स्पीड से चल रहा है? 332, और 2 मैक है तो उसका डबल स्पीड कर लो, 600 क्या आ जाएगा? 64। तो ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में देखना बनता है एग्जाम में, कि कोई वस्तु 3 मैक से चल रहा है तो उसका मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। ऐसा करके क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, है ना? जैसे कि यहाँ पास आपको कैलकुलेशन याद करना है जो हमेशा पूछा जाता है। वो पूछता है 5 मैक का। कितने मैक का? तो 332 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा? 1660। इसी को बोलते हैं 5 मैक। और 5 मैक जैसे हो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? तो हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 मैक या उससे ज्यादा अगर है तो क्या बोलते हैं उसको अपन? हाइपरसोनिक। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? तो फिर से बता दो, मैक संख्या किसकी गति निकालने के लिए काम आता है? वायुयान की गति निकालने के लिए क्या काम आता है? मैक संख्या। और मैक संख्या का हम बात करें तो और क्या आपको याद रखना है? मैक संख्या निकालने का फॉर्मूला बता दो। वस्तु की चाल बट्टे वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल फिक्स है, कितना है? 332, वो कभी चेंज नहीं होगा। वस्तुओं का चाल बदल सकता है। समझ आ पा रहा है? एक मैक का अर्थ क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। और 5 मैक का अर्थ 1660 मीटर पर सेकेंड। और 5 मैक का नाम क्या है? हाइपरसोनिक। क्या होता है? हाइपरसोनिक। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ है ना? चलो इसी में देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जैसे देता है, ध्यान देना यहां से। तो यहां देखो लिखा है, यदि किसी वायुयान की चाल 3 मैक है। कितना मैक है? 3। तो उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में निकालिए। किस में निकालिए? मीटर पर सेकेंड में उसकी चाल हमको निकालना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो एकदम सिंपल है कि जल्दी बताओ। यहां पर देखो, चलो मैक संख्या का फॉर्मूला बताओ। मैक इक्वल टू क्या होता है? वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बट्टे वस्तु नहीं, वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? चलो हमको बोला है 3 मैक, तो मैक का मान कितना दे दिया? 3। वस्तु में ध्वनि की चाल तो सॉरी वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332। और वस्तु की चाल निकालना, उसको एक्स मान लो, तो गुणा कर दो बस। 3 दूनी 996 मीटर पर सेकेंड। ये राइट आंसर आपको मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। क्लियर है सबका? ठीक, आगे बढ़े। चलो कभी कभी क्वेश्चन को चेंज कर देगा, देखो क्या बोल देगा। 664 मीटर पर सेकेंड को मैक संख्या में ज्ञात कीजिए। तो 2 मैक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निकालेंगे। अगर नियम पूरा तो कैसे निकालते हैं बताओ? मैक संख्या बराबर क्या होता है? वस्तु की चाल जो आपको दिया है, वायुयान की चाल कितना दिया है? 664। और बट्टे में रखते हैं वायु में ध्वनि की चाल जो कितना होता है? 332। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो हमारा आंसर कितना आएगा? मैक बराबर क्या होगा? 2। तो उससे हम बोलेंगे 2 मैक। क्या बोलेंगे बता दो? 2 मैक। क्लियर है यहां तक? हाँ है ना? चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है मैक संख्या क्या होता है उसके बारे में। और मैक संख्या से रिलेटेड आपको एक चीज और समझना है, कि मैक संख्या जैसे से बढ़ते जाता है और 5 मैक तक आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? चलो, तो यहां पर देखो एक कंडीशन ये बताया गया है जिसको हम बोलते हैं यहां पास प्रघाती तरंगे। क्या बोलते हैं?
चलिए, प्रघाती तरंगे क्या होती है इसको समझना, और ये क्या चीज प्रभावित करता है जो प्रघाती तरंगे होती है। तो देखो, जब वायुयान की चाल सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, देखो सुपरसोनिक का मतलब ये होता है 1 मैक से ज्यादा, सुपरसोनिक मतलब 1 मैक से ज्यादा, और वही जब 5 मैक पहुंच गया, कितना मैक पहुंच गया, तो वो हाइपरसोनिक हो गया। क्या हो गया आपका, देखो 3 टाइप का होता है, जैसे देख लो, अगर 1 मैक से कम है तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सब सोनिक। क्या बोलते हैं, सब सोनिक। 1 मैक से कम है मतलब वो क्या है, सब सोनिक। 1 मैक से थोड़ा ज्यादा हो गया तो सुपरसोनिक, और यही 5 मैक बन गया तो हाइपरसोनिक। समझ आ पा रहा है। और हाइपरसोनिक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि 1 मैक से कम ही लगभग लगते हैं स्पीड, और जैसे 1 मैक से ज्यादा हो गया या 5 मैक तक पहुंच गया, तो यहाँ पास क्या होता है, वायुयान जो चल रहा है उसके जस्ट पीछे में इस प्रकार से कुछ आकृति बनने लगता है, शंक्वाकार। कौन सी आकृति बोलते हैं इसको, तो इसको जो पीछे तरफ पूरा दिख रहा है ना, अब जैसे वायुयान तो यहां से गया, लेकिन ये जो होगा, मान लो यहाँ पास कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पास कुछ क्या बता दो, बिल्डिंग्स, तो ये जो प्रघाती तरंगे इस बिल्डिंग को टकरा देगा और बिल्डिंग टूट जाएगा। भले वायुयान उसके ऊपर से गया है, लेकिन वो पीछे में अपना क्या, जैसे अपन देखते हैं गाड़ी चलता है वो पीछे में बहुत बड़ा धूल लेके चलता है, वैसे ही वायुयान जब अधिक स्पीड में चलता है तो वो प्रघाती तरंगे लेके चलता है। क्या लेके चलता है, प्रघाती तरंगे। और ये प्रघाती तरंगे जिससे टकरा गया वो इमारत टूट जाएगा तुरंत या गिर जाएगा। समझ आ रहा है। इसलिए अगर अधिक स्पीड वाला है तो बहुत ऊपर में चलाएंगे, नीचे में चला सकते हैं क्या, और नीचे में चला दिए, प्रघाती तरंगे निकल गया, और वही तरंग फिर किसी बिल्डिंग में टकरा रहा है, कोई टावर आ गया, तो सब पूरा गिर जाता है। आया, बस इतना खतरनाक ही होता है ना। जैसे गाड़ी चलता है और धूल के कण उड़ते हैं, वैसे ही जब वायुयान चलता है तो क्या निकलते हैं, प्रघाती तरंगे। ये बात समझ पा रहे हो, क्या होता है प्रघाती तरंगे। और प्रघाती तरंगे कब निकलती है, जब उसका चाल क्या हो, या तो क्या हो बता दो, सुपरसोनिक, या क्या हो, हाइपरसोनिक, तभी निकलेगा। अगर सुपरसोनिक से कम है, मतलब 1 मैक से भी कम है स्पीड, तो ये नहीं निकलेगा और एकदम आराम से चल जाएगा और किसी चीज को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्पीड बढ़ने से खतरा होता है आसपास के पूरे जो भी सामान है उसको। यहां तक क्लियर सबका। और प्रघाती तरंगे करता क्या है, ऊंची इमारतों को काफी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तरंगे वहीं से छूटती है और ऊंची इमारत जो होंगे वहां जा जाके टकरा जाता है ना। तो कोशिश क्या करेंगे, जितना अधिक स्पीड वाला यान होता है उतना ही ऊपर अपन उड़ाएंगे, है ना। बात समझ पा, जैसे लड़ाकू विमान है तो नीचे में नहीं उड़ सकता क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा होता है। नॉर्मली जो हमारा आने जाने वाला है तो उसको एकदम कम स्पीड में ही अपन लाते हैं नीचे, ताकि क्या ना बने, प्रघाती तरंगे मद बने करके उसको स्लो में एकदम लाते हैं नीचे तरफ। और स्पीड करना है तो ऊपर में कर लेंगे, नीचे में स्पीड करना है क्या, नहीं। नीचे में स्पीड करेंगे तो क्या निकलेगा, पीछे तरफ से प्रघाती तरंगे निकलती है। आया बात समझ में, आया ना, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक। चलो, तो मैक संख्या सबको क्लियर हो गया था, मैक संख्या क्या है समझ गए, और क्वेश्चन भी बन जाएगा ना इससे। चलो, 1 मैक बराबर कितना चाल, 332 मीटर पर सेकेंड। और ये खतरनाक है कि नहीं, जल्दी बताओ। मतलब इससे अगर 1 मैक से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सुपरसोनिक, और 5 मैक तक पहुंच गए तो हाइपरसोनिक, और इससे कम है तो क्या होगा आपका। तो ज्यादातर वायुयान की चाल क्या रखनी चाहिए, सब सोनिक। क्या रखनी चाहिए, और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक चले गया तो पीछे से क्या निकलेगा, प्रघाती तरंगे, जो किसको नुकसान पहुंचाएगा, ऊंचे ऊंचे इमारतों को क्या पहुंचाता है, नुकसान। आ रहा समझ में, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया क्वेश्चन, और प्रघाती तरंगे देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ध्वनि की चाल को क्या बता दो, प्रभावित करने वाले जो चालक हैं, ये सॉरी चालक बोलते हैं, कारक है, उसको हम देखते हैं। कि ध्वनि का देखो रियल स्पीड वायु में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यही ध्वनि जब किसी माध्यम में चलता है तो उसका स्पीड ना अलग अलग हो जाता है ना। तो उसको हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल को कौन बदल सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं पूरी दुनिया में जो ध्वनि की चाल को चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो कारक जिसको हम बोलते हैं माध्यम, क्या बोलते हैं, माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस। क्या बताएंगे, ठोस, द्रव, गैस, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यम। तो क्या बताइए, माध्यम ध्वनि की चाल को बदलता है कि नहीं बदलता है, तो क्या बोलोगे, बदलता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, है ना, और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम।
और कहाँ ध्वनि की चाल शून्य हो जाएगा? निर्वात में। कहाँ बता दो? निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होता है? शून्य। ये बात समझ गए? तो ये हमारा क्वेश्चन आएगा माध्यम को लेके, कि माध्यम ध्वनि की चाल को कैसे परिवर्तित करती है। तो आप क्या बताओगे? उसमें ये सब लिख सकते हो। माध्यम परिवर्तित होने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। जैसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में, और माध्यम न होने की स्थिति में ध्वनि की चाल शून्य हो जाता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि माध्यम ध्वनि की चाल को बदलता है। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल को परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए माध्यम, दूसरा लिखे रहेगा प्रत्यास्था, ऐसे करके ऑप्शन में रहेगा। तो जो परिवर्तित करता है उसको हमको याद रखना है, और उसके अलावा कुछ दे दिया तो परिवर्तित नहीं करेगा। समझ आ पा रहा है? तो माध्यम परिवर्तित करता है कि नहीं ध्वनिक चाल को? तो परिवर्तित करता है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है। दूसरा होता है प्रत्यास्थता। जिस वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण होता है यह भी ध्वनि की चाल को परिवर्तित करता है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि पूर्व की अवस्था में आ जाना। पूर्व की अवस्था में क्या हो जाना? आ जाना। और मतलब जिसको जैसे मान लो कि जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, छोड़ेंगे तो वापिस अपनी स्थिति में आ जाता है ना? तो वापिस अपनी स्थिति में जब आ जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? और सबसे अधिक प्रत्यास्थता होता है ठोसों में, क्योंकि अपन उसको खींच भी नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, क्योंकि उसके लिए बल ज्यादा चाहिए, और खींचेंगे भी तो जैसे छोड़ेंगे तो वापिस हो जाता है। और अगर प्रत्यास्थता का कुछ वैल्यू होता है, उससे अधिक बल लगा देंगे तो प्रत्यास्थता का गुण टूट जाएगा और वस्तुएं टूट जाएगी, ऐसा होता है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होता है? ठोसों में। प्रत्यास्थता क्या समझ पा रहे हो? किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उस बल का वो विरोध कर रहा है, तो उसी गुण को प्रत्यास्थता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बल हटा लेने पर वापिस वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापिस आ जाता है ना? तो ये सब गुण देखने मिलता है कि प्रत्यास्थता सबसे अधिक किस में मिलेगा? ठोस में। आप बल लगा रहे हो, बल का वो विरोध कर, इसलिए नहीं टूट रहे हैं। और आपका बल यदि ज्यादा हो गया तो प्रत्यास्थता का गुण उसका खत्म हो जाएगा और वो टूट जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो प्रत्यास्थता की वजह से बताया गया है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल होता है एल्यूमिनियम में। किसमें होता है? सेकंड नंबर पर होता है कांच में, और थर्ड नंबर पर लोहे में। तो ये तीन क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन देखो क्या देगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। अगर ऑप्शन में एल्यूमिनियम, कांच, लोहा और इनमें से कोई नहीं लिख दिया तो आप ऑप्शन आंसर किस में लगाओगे? एल्यूमिनियम। मान लो कि दे दिया लकड़ी, ठीक है ना, और एक में दे दिया लोहा या इस्पात लिख देता है, या कुछ भी देगा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको? लोहा। लेकिन मान लो लोहा के साथ ये भी डल गया तो लोहा आंसर आ गया क्या? नहीं। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन दिए है ना, ये दोनों को नहीं देता है, और ऑप्शन में किसको देता है? लोहा को, क्योंकि ये इनकी अनुपस्थिति में ये काम आएगा। जो बोला समझ पा रहे हो? लेकिन सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है बता दो? किस वजह से? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का अलग एक टॉपिक आएगा फिजिक्स में भी। प्रत्यास्थता का पूरा डिटेल्स हम लोग लिखेंगे कि वो क्या होता है। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता दिया हूं मैं। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमारे बल का विरोध करता है ना? और जैसे बल हटा लेते हैं तो वापिस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। तो इसी गुण की वजह से बताया गया कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें रहेगा? एल्यूमिनियम, सेकंड में कांच, और तीसरा आपका लोहा। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है? पहला बताओ, माध्यम। पहला क्या बताओगे? माध्यम बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है। समझ आ रहा है? दूसरा क्या बताओगे? प्रत्यास्थता। क्या बताओगे? प्रत्यास्थता की वजह से सबसे अधिक चाल किसमें दिखता है? एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर में, और थर्ड में लोहा। इस चित्र में देख लो, ये आपका एल्यूमिनियम, कांच, और क्या आपका लोहा। तो इसमें प्रत्यास्थता ज्यादा, इसके बाद इसमें, और सबसे लास्ट में क्या बताओगे? लोहा। ये तीनों वस्तु में, और कईयों हजारों वस्तु और लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों का क्वेश्चन मेन आता है। और क्वेश्चन क्या आएगा समझ गए? सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो ऑप्शन में क्या लिखे रहेगा? ज्यादातर लोहा आपका लिखे रहता है। क्या लिखे रहता है? लोहा। क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में नहीं रहेगा? कांच और एल्यूमिनियम आपको नहीं देता है कभी भी। आए कि नहीं समझ में? और लोहा की जगह ज्यादातर देखा क्वेश्चन में इस्पात लिखे रहेगा। क्या लिखे रहेगा? इस्पात करके दे देगा, तब भी आपको वही आंसर है, लोहा ही है वो। यहां तक क्लियर है सबका? चलो, तीसरा अपन देखते हैं जो ध्वनि की चाल को परिवर्तित करता है, और वो होता है आर्द्रता। क्या बताओगे? आर्द्रता। जैसे देखना ध्यान से, आर्द्रता का मतलब ये होता है
किसी भी वस्तु में जल की मात्रा, किसकी मात्रा, अगर ये मान लो कि कोई वस्तु है इसमें जल की मात्रा ही नहीं है, किसकी मात्रा नहीं है, तो यहाँ आर्द्रता है 0%, कितना परसेंट है, 0। यहाँ कोई वस्तु है उसमें जल की मात्रा है 50%, तो आर्द्रता बताएंगे 50% ह्यूमिडिटी है इसमें करके, समझ आ पा रहे हैं। किसी धीरे धीरे अगर पानी की मात्रा बढ़ते गया तो आर्द्रता की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, समझ आ पा रहे हैं। कोई वस्तु में पूरा पानी है तो उसकी आर्द्रता कितना हो जाएगा, 100%। जैसे मान लो कि अपन कोई फसल काटे, जैसे मान लो कभी शीत गिर रहे हैं तो वो फसल में क्या होगा, धीरे धीरे जल की मात्रा समाहित हो जाता है, और वस्तु में इनका प्राकृतिक गुण होता है कि कोई भी वस्तु नमी को ग्रहण कर लेगा। आया बस, जैसे कपड़ा, जैसे मान लो कि बाहर पानी गिर रहा है, आप घर के अंदर कपड़ा सुखाए हो और पानी गिर रहा है, तो कपड़ा क्या होता है, धीरे से देखना वो फिर कपड़ा सूखता नहीं है, धीरे से और क्या हो जाता है, थोड़ा गिल्ला गिल्ला लगता है, क्योंकि वस्तु क्या कर लिया है, नमी को ग्रहण करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होता है हर वस्तुओं में। हाँ है ना, जो बोला समझ पा रहे हो। आर्द्रता क्या होता है, तो नमी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। हर वस्तुओं में आर्द्रता ग्रहण करने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। तो जैसे जैसे हमारे आसपास आर्द्रता बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ध्वनि का स्पीड भी आपका क्या होगा, बढ़ जाता है। ये बात समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन क्या देगा, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ, बढ़ेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, आर्द्रता या जैसे नमी बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्वनि के चाल को परिवर्तित करने वाला कारक पूछेगा तो पहला क्या बताओगे, माध्यम, दूसरा प्रत्यास्थता, और तीसरा आर्द्रता। अच्छा, प्रत्यास्थता जैसे बढ़ते जाता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ते जाएगा, इस चीज को अपन नहीं देखे थे, इससे पहले हम देखो वही लिखा है, प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें, एल्यूमिनियम, उसके सबसे कम कांच, और सब उससे भी कम लोहा में होता है। ये बात समझ गए। वैसे आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चौथा जो हम कारक देखते हैं वो रहता है आपका अणुभार का, किसका रहता है बता दो, अणुभार का आपको देखने मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। तो अणुभार से रिलेटेड आपको क्या याद रखना, जैसे कि कोई भी जैसे आपका तत्व है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यू समझ आ रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, हर जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अणुभार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखना। ये जस्ट उल्टा काम करते हैं। अणुभार क्या होने पर बता दो, बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होता है, कम। ये बात समझ गए, हाँ है ना। तो चौथा कारक जो ध्वनि को प्रभावित किया उनकी चालों को लेके, वो था अणुभार किसी भी तत्व का। अणुभार बढ़ने से क्या होगा, जल्दी बताओ, ध्वनि की चाल कम हो जाएगा, समझ आ रहा है। पांचवा जो कारक निकला वो है हमारा ताप, क्या है बता दो। जैसे देख लो टेम्परेचर का हम बात करें, जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ये याद रखना, समझ आ पा रहा है। ये सब आपको क्वेश्चन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। लिखे रहेगा तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो इसमें देखो क्या याद रखना, सबसे पहले बताइए, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होगा, जल्दी बताओ, सॉरी, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, अणुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल कम हो जाएगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, और जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगा, 0.62 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा वो, समझ आ रहा है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस, हर 1 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, जल्दी बताओ, 0.62 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया बात समझ में। तो इसी को लेकर देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बता दो कि ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है। पहला बताओ, माध्यम, पहला बता दो, दूसरा दूसरा प्रत्यास्था, तीसरा तीसरा आर्द्रता, चौथा चौथा अणुभार, और पांचवा ताप। पांचवा क्या है, चलो सब माध्यम के हिसाब से ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, और सबसे कम गैसों में। कहा, शून्य निर्वात, वहां कुछ चाल ही नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यास्थता बढ़ने से क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, जैसे सबसे अधिक ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम, इसकी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, अणुभार बढ़ने से ध्वनि की चाल घट, एक ही ठोपन घटने वाला देखें अभी तक, समझ आ पा रहे हैं, और तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी।
प्रति 1 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ेगा? 0.62 मीटर पर सेकेंड। इसी को लेके एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अभी 320 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कितना डिग्री में? 20 में। जैसे टेम्परेचर ताप 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? अभी टेम्परेचर हमारे आसपास में कितना है? मान लो 20 डिग्री, उसको बढ़ा के कितना कर देंगे? 25 डिग्री। तो ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो सिंपल आप ये देख लो, इसको हम कैसे बनाएंगे भाई? तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल कितना आ रहा है? 330 मीटर पर सेकेंड, है ना? टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है? 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तभी 25 होगा। तो पर डिग्री कितना स्पीड बढ़ जाता है? 0.62 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताओ। 20 में मैं कितना प्लस कर रहा हूं? 5। तो देखता हूं कितना स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करो और 5 का गुणा इससे कराएंगे, देखो क्या मिलेगा मेरे को। चलो गुणा कर दो। 5 दूनी क्या होगा? 10, हासिल 1, 5 छक्के 30 और 1 31, हाथ में आया 3, है ना? फिर आगे देख लो, 5 शून्य शून्य, हाथ में कितना था? 3, 2 अंक के पहले क्या आएगा? दशमलव। तो ये इतना स्पीड आप इंक्रीज करोगे, इतना स्पीड आप बढ़ा के बताओगे। ये बात समझ आया कि नहीं? चलो पहले स्पीड कितना था? 330 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 5। तो कितना का स्पीड बढ़ जाएगा? चलो यहां देख लो, 3 दशमलव क्या है? 1 शून्य। तो 0 1, यहां क्या आएगा? 3। तो ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया? जल्दी बताओ। 333.10 मीटर पर सेकेंड, ये करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? समझ पा रहे हो? तो दोनों देखो, एक तो हमारा मैक संख्या वाला क्वेश्चन आएगा। 1 मैक बराबर कितना स्पीड? 332। 2 मैक में 664। 5 मैक में 1660। 5 मैक को क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछे बोलेगा। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? हर एक टेम्परेचर में, हर डिग्री सेल्सियस में स्पीड कितना इंक्रीज हो जाता है? 0.62। कितना इंक्रीज होगा? अब जितना हम इंक्रीज करा रहे, जितना बढ़ा रहे हैं, उससे गुणा कर दो बस। और जितना पहले था और अभी उसमें जोड़ के बता देंगे कि अभी उसका स्पीड कितना हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ है ना? चलो तो यहां तक जो हम समझे थे वो कौन सा टॉपिक था हमारा? कि ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कारक। याद रहेगा सबको? 5 कारक है, पांचों का डिटेल आपको पता होना चाहिए कौन क्या करता है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद रखना है ना? चलो कल हम जो नया टॉपिक चालू करेंगे उष्मा, क्या पढ़ेंगे? उष्मा। ध्वनि टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? ध्वनि टॉपिक हमारा जो चल रहा था उसमें इतना आपको पढ़ना है बस। क्लियर है? कल हम कहां से आगे पढ़ेंगे? उष्मा से आगे डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होता है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो इसको भेजूंगा, आज लिख लेना पूरा अच्छे से। समझ आया कि नहीं आया? चलो ठीक।